नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक चित्रकार कल्पनाशील होता है। वह जब अपने कैनवास पर जब कोई आकृति उतारता है तो उस समय उसके मन मस्तिष्क में वह आकृति जीवंत रूप लिए होती है और वही जीवंत रूप हमें उस कैनवास पर दिखाई देती है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो बेगूसराय जैसे छोटे कस्बाई क्षेत्र से निकलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। तो आइए बातों का सिलसिला जारी करते हैं और मिलते हैं मनोज कुमार बच्चन जी से। मनोज कुमार बच्चन जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पांजलि। हमें खुशी है कि इन दिनों लॉकडाउन के सिलसिले में मैं बेगूसराय में स्टक हूँ और अपनी देरी, अपनी ज़मीन सबको प्यारी लगती है। एक लंबे अंतराल के बाद मैं बेगूसराय में और लगभग 1983 में मैंने बेगूसराय छोड़ा था और मैं एक देश का एक छोटा सा कलाकार हूँ, मेनली चित्रकार हूँ और कला लेखक हूँ। बहुत खुशी हुई। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें आमंत्रित किया। मुझे इस बात की खुशी है, कुछ अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। सर, हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि आपका चित्रकला के प्रति रुझान कब और कैसे हुआ? सही मायने में आप देखें तो ये गॉड गिफ्टेड है और मुझे भी याद नहीं है कि कब से मैंने शुरू की चित्रकला की यात्रा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी नानी थी, वो मिथिलांचल से जुड़ी थी, मायके उनका मिथिलांचल था और वो सामा चकेबा और कुछ मिथिला चित्रकारी कर लिया करते थे। तो एक भावावेश था, उनके साथ मेरा जुड़ाव भी बच्चों का ननिहाल के साथ होता है और मेरे साथ भी वही हुआ। तो नानी बहुत प्यार भी करती थी, तो बहुत अच्छा भी लगता था और उनके साथ बैठ के मैं भी थोड़ा बहुत चित्र वगैरह बना लेता था। पता नहीं, बाद के दिनों में मुझे लगा कि जब मेरी कॉपियाँ भर जाती थी चित्रों से और पेरेंट्स के डर से बहुत परेशानी होती थी, चूँकि मेरे घर मेरे पिताजी हाई स्कूल के हेडमास्टर थे और पढ़ने लिखने का वातावरण था। एकमात्र पता नहीं कहाँ से हम आ गए ऐसे कि मतलब केवल चित्र बनाते थे कॉपियों के किसी किनारे पे फूल बनाना और इस तरह से। तो अभिरुचि हमारी बढ़ती गई कलाओं में और बाद के दिनों में हमारे पिताजी ने स्वीकार किया और पूरे घर के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर मैंने पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। चूँकि सर आपने चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और मैं चाहती हूं कि आपका इंटरव्यू उन छात्रों के लिए जो चित्रकला में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करे। तो मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि उस समय जब आपने 1983 में एडमिशन लिया, स्नातक में चित्रकला में स्नातक में एडमिशन लिया पटना विश्वविद्यालय में, तो उस समय नामांकन की क्या प्रक्रिया थी? कुछ नहीं था, एक छोटा सा टेस्ट होता था, एक इंटरव्यू होता था कि आप देश के कलाकारों के बारे में, चूँकि आप जिस संस्थान में जाएंगे या जिस भी विधा में आप जाएंगे तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई इंजीनियरिंग में जाता है या मेडिकल में जाता है तो एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है उसका, बायोलॉजी, या अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो उसको मैथ लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी होती है कि मतलब आप देश के कलाकारों के बारे में जानें, थोड़ी बहुत जानकारी हो, बिहार की जो लोक कलाएँ हैं उसके बारे में जानकारी हो। तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन भाग्य कहें या जो भी कहें, मेरा काम बहुत बढ़िया था। क्योंकि शुरुआती दिनों में मैंने कुछ कॉपी वर्क किया था जो पोस्टर्स वगैरह देख के। बाद के दिनों में मुझे खुद लगा कि नहीं, चूँकि मैं बेगूसराय में जब तक रहा तो अनिल पतंग जी एक बहुत जाने माने देश के, मैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर का नाटककार मानता हूँ और उनके संरक्षण में मैं था यहाँ। वो मैं मतलब पहला गुरु मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि कला की सारी विधाएं तो एक ही है। क्योंकि कला शब्द जो है पंचम वेद से लिया गया है और वहाँ आप देखेंगे कला मतलब साहित्य के लिए भी है, काव्य के लिए भी है, चित्रकला के लिए भी है, मतलब जिसको आप फाइन आर्ट्स बोलती है। फाइन आर्ट्स का बेसिक ये है कि ये सारी चीज़ें वहाँ इन्वॉल्व है जी। तो जब मैं यहाँ से निकला तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि पटना आर्ट कॉलेज में मतलब आप एडमिशन लें। तो मेरा काम बढ़िया लगा उन लोगों को और उन्होंने एडमिशन लिया। मुझे बहुत प्रसन्नता मिली
कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँगा। और एक कशिश भी रही कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाया, लेकिन बावजूद इसके अभी के दिनों में चित्रकला या किसी भी विधा में आप जाएं तो उसमें करियर की पूरी अपार संभावना है। जी सर, आपने चित्रकला में स्नातक पटना विश्वविद्यालय से किया है। जी जी। और आचार्य कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय दरभंगा से किया है, जो एक गंगा नदी के उस पार है और एक गंगा नदी के इस पार है। तो सर, क्या पटना विश्वविद्यालय में आचार्य की पढ़ाई उसकी व्यवस्था उस समय नहीं थी या फिर कोई और कारण यहाँ था? 2-3 बातें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। पहली बात यह है कि पटना आर्ट कॉलेज से जब मैंने BFA किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो मास्टर डिग्री के लिए मेरा चयन दिल्ली में भी हुआ, शांति निकेतन में भी हुआ, लेकिन वो दौर था 90 का दौर था और 91 में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। जी। तो एक पारिवारिक जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी और आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल का दौर था वो। बावजूद उस समय पटना यूनिवर्सिटी के अलावा 1 साल या 2 साल के लिए मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी को दिया गया था, तो मैंने वहीं नामांकन लेना उचित समझा और बहुत बढ़िया रहा। मेरे ख्याल से पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में आप कितना आगे हैं जी। वो ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप चित्रकार हों या संगीतकार हों या आप किसी भी विधा में हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। मतलब 40% 30% है, 70% आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, तो आपको उसी में दिखना है और वो जो दिखा अगर सही जगह पे पहुँच गया आप तो आपको कोई परेशानी नहीं है। सर, 1983 से 1988 तक आपकी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी, तो उसकी उपलब्धि के बारे में आप बताएं। देखिए, जब पटना आर्ट कॉलेज मैंने छोड़ा और MFA मैंने किया तो मैंने पहली जो नौकरी शुरू की वो पटना दूरदर्शन थी। पटना दूरदर्शन 13 अक्टूबर को खुला था 1991 को और उसमें 7 लोग हम लोग थे और 7 हम लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया था। मैं वहाँ ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में था और साथ ही साथ एक स्ट्रगल भी था, चूँकि एक हॉबी थी हमारी कि पेंटिंग करना है। चूँकि मैंने माना था कि मुझे कहीं पहुंचना है तो इसी विधा को लेके पहुंचना है और साथ साथ मैंने दोनों काम किया। फिर एक दौर आया, मुझे याद है कि बेगूसराय में ही मैंने पहली बार एक प्रदर्शनी लगाई थी, एक ग्रुप शो लगाया था। तो यहाँ के अखबारों में जो प्रमुखता मिलनी चाहिए थी मुझे नहीं मिली। एक कशक थी मेरे अंदर कि जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं पाता है, मतलब हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाती। उन दिनों एक पटना का माहौल था कि रंगकर्मी, साहित्यकर्मी और सारे लोग हम लोग मिलते जुलते थे। पटना में एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। दुर्भाग्य या सौभाग्य कहें कि एक ही साल मैंने उसमें एंट्री लिया और 1 साल के बाद वो बंद हो गया। हम लोग बैठते थे, पनेश्वर नाथ रेणु जी भी हुआ करते थे, कभी बाबा नागार्जुन हुआ करते थे और सारे फील्ड के लोग वहाँ बैठते थे। एक ही साल में वहाँ रहा, क्योंकि 1 साल के बाद तो कॉफ़ी हाउस बंद ही हो गई। तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सारे फील्ड के लोग थे और आपके दिमागों में बहुत सारी आवाजाही होती थी, बहुत सारी बातें आती थी, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बोलते थे। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे शुरू से एक शौक़ रहा कि सभी लोगों से मिले जुले। क्योंकि आप बंद कमरे में कितने दिन रह सकते हैं? आप पेंटिंग करते हैं तो केवल पेंटिंग के बारे में आप पेंटिंग ही करें तो क्या करेंगे आप? आपको समाज के हर वर्ग से मिलना है, समाज के सभी लोगों की बातें आपको अपने साथ रखनी है। चूँकि आप देखिए, कला के फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो पथ प्रदर्शक होते हैं जी। वो समाज से इतर इसलिए होते हैं, समाज से इतर नहीं होते, मतलब इतर कहने का मतलब कि अन्य लोगों से वो अलग होते हैं। अलग इसलिए होते हैं कि वो समाज की बात आप तक रखते हैं और आपके जहन में तब बात उठती है कि अरे इन्होंने तो मेरी बात कह दी। वो आपको टच करता है और जब वो बात आपको टच करेगी तो आपको लगेगा ये तो हमारी कहानी है, तो फिर आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। तो उस समय मैंने यही महसूस किया कि सभी विधाओं को साथ लेके, सभी विधाओं में डिस्कस करके कुछ काम किया जाए तो अच्छा होगा।
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने बहुत प्यार मुझे दिया और आज मैं आप सबके साथ हूँ, आपके बीच हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि 1987 में आपको बिहार राज्य कलाश्री सम्मान से नवाजा गया, तो एक कलाकार होने के नाते उस समय आपकी मनोदशा क्या थी और आपके परिवार की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मेरे परिवार के लोगों ने कभी भी किसी तरह का बंधन मुझे नहीं डाला, उन्होंने खुला आकाश दिया। और जब आपको पुरस्कार मिलता है तो अंतर सुखाए तो होता ही है, मतलब बहुत खुशी मिलती है। या आपको कहीं भी कोई सम्मान मिले, भले सम्मान के रूप में एक कागज़ ही मिले जी। तो आपको जो प्रसन्नता मिलती है, लगता है कि आपने कुछ किया तो वो मिला, तो ये रिवार्ड है, तो बहुत खुशी हुई। और कई एक उसके पहले भी कई एक पुरस्कार जो राज्य स्तरीय थे मुझे मिल चुके थे, और ये भी एक पुरस्कार मिला, बहुत खुशी हुई हमको, बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ कर रहे हैं तो मतलब आपको एक नई ऊर्जा वहाँ से फिर शुरू होगी कि मैं इस काम में और अच्छा करूँ तो और अच्छा होगा जी। वो चैलेंज भी होता है आपके लिए, पुरस्कार केवल पुरस्कार नहीं होता है, वो आगे बढ़ने में मदद भी करता है और एक नया चैलेंज होता है कि इसके बाद आपको और आगे बढ़ना अच्छा है। करना है। दूरदर्शन और आकाशवाणी में आपके अनेकों वार्तालाप हुए और नियमित रूप से अखबारों में आपके कला लेखन आते रहे हैं, तो सर एक कलाकार के विकास के लिए इनका क्या योगदान है? देखिए, हम जिस समाज में जीते हैं उनमें आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपकी वो अखबार भी पढ़ना चाहिए, आसपास की जानकारी भी होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राज्य के स्तर पे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम समाज के एक अंग हैं, बाद में हम अपने आप को कलाकार या किसी रूप में अपने को जानते हैं। ये चीज़ें तो ज़रूरी है, बेसिक है। बिल्कुल। क्योंकि पेंटिंग भी जब आप करेंगी या गाना भी गाएंगी, अभी जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अच्छे नाटक भी आ रहे हैं, अच्छी क्लिपिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी कोरोना को लेके, हास्य भी हो रहा है, व्यंग भी हो रहा है, बहुत सीरियस चीज़ें भी आ रही हैं कोरोना से जो लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो समय के हिसाब से तो आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि समय को नब्ज़ भी कहते हैं आप। तो आपको ये भी देखना होगा, जैसे इन दिनों मैं बेगूसराय में आया था, हमारे 31 मार्च को हमारी सिस्टर एक्सपायर कर गई थी, छोटी सिस्टर, तो उसी सिलसिले में आया था बेगूसराय। तो मैंने ये महसूस किया कि लॉकडाउन में लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, और फिर वहाँ अखबार और टीवी चैनल के बहुत सारे हमारे जो देश भर के लोग जो हमको जानते हैं, वो अब मैं कहीं भी रहूँ तो वो रेगुलर मेरा अखबारों का स्टेटमेंट जाता है। जैसे पटना के अखबारों के लिए प्रत्येक सुबह मेरा रहता है कि आपको ये भेजना है, मैं भेजता हूँ। तो ये दैनिक चीज़ें हैं आपकी, चूँकि समाज में आप रह रहे हैं तो आपको हर चीज़ों पे नज़र रखनी होगी, और तभी समय के हिसाब से आप चल पाएंगे। तो अगर कोई कलाकार ये समझता है कि हमारा काम, जैसे अभी के फील्ड में क्या है, आप रिनाउंड किसी अच्छे गायक से मिल लें, आप उनको पूछ दें कि आप बताएं रंगमंच के क्षेत्र में कौन लोग हैं, नहीं बता पाएंगे। भैया मैं तो गायक हूँ, मेरा तो काम ही गाना है, दूसरे फील्ड से क्या मतलब। तो जब आप खिड़की ही नहीं खोलेंगे, घर का दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, आवाजाही होगी ही नहीं किसी की, तो फिर आप कहाँ रह गए? आप अपने घर में रहेंगे, सामने वाला भी आपको नहीं जान रहा है। तो ये ज़रूरी है कि एक कला विधा के लोगों को दूसरे कला विधा की बातें जाननी चाहिए, उनसे रूबरू होना चाहिए, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा आगे फ्लो करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन में नहीं है, या कभी आपके जहन में वो चीज़ें आई, उसको उसने पक्का कर दिया। जैसे आप अभी किसी टॉपिक को लेके, कोरोना को लेके कुछ सोच रही हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, और हम दोनों, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं और मैं उस पर कुछ गाना चाहता हूँ, तो हम दोनों जब मिलेंगे तो थॉट एक होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर वो चीज़ें मैच्योरिटी के साथ आएंगी।
तो इसलिए ये ज़रूरी है अपने सोसाइटी के लिए। अभी क्या है कि नाटक वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि देश में अच्छे कौन पेंटर हैं, जो गाने वाले लोग हैं उनको नहीं पता है कि दुनिया में और जगह क्या हो रहा है, कलाओं में और किस विधाओं में, दूसरी विधाओं में क्या हो रहा है। ये ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ ही मीन्स बढ़ेंगे। डेप्थ में नहीं जा पाते हैं आजकल के। हम लोग अपने को सीमित करके रखेंगे तो फिर स्थितियाँ बदलेगी। जी सर, जैसा कि पता है कि मंजूषा कला में आपके अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो ये पुस्तकें पाठकों के लिए कितनी उपयोगी हैं? देखिए, मेरी एक पुस्तक मंजूषा पे, चूँकि मैं जब काम करता हूँ तो ये आदरणीय नीतीश जी का प्रोजेक्ट था कि चूँकि मेरा ही ये ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और देश के जो भी इस तरह के संस्थान हैं, सौभाग्यशाली हूँ, छोटे से शहर से हूँ और सभी जगह एक प्यार लोगों ने दिया और बराबर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमने ही एक बात सुझाई थी कि देखिए, हम लोग पिछड़ इसलिए रहे हैं बिहार में कि हम लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बिहार की स्थिति मैं अभी भी बता दूं, रेखांकित कर दूं 2 शब्दों में, कि बिहार में जो कलाकार हैं किसी भी विधा के बहुत अच्छे कलाकार हैं। रंग कर्म में तो मैं विगत 83 से पटना को देख रहा हूँ। मेरा दावा है कि बेगूसराय से बढ़िया कहीं कोई रंगमंच का स्थान नहीं है पूरे बिहार में। चूँकि कई एक बार उद्घाटन में जाना पड़ा, कई एक बार देखने के लिए जाना पड़ा, मैंने फील किया, जो महसूस किया, मैं अंतरात्मा जो आपकी महसूस करती है, मैंने यही महसूस किया कि रंगमंच मतलब बेगूसराय, पूरा बिहार में और कहीं नहीं है। और इंटरेस्टिंग ये है कि केवल रंगमंच की बात नहीं है, आपको अच्छे दर्शक भी बेगूसराय में मिलेंगे जो और कहीं नहीं है। तो यहाँ आप जो अभी बता रहे थे, पूछ रहे थे, तो उसमें मैं बताऊं कि पूरे देश की स्थितियाँ जो है अभी सब जगह समानांतर ही है। मैंने सरकार को कहा, मैंने कुछ पूछा गया हमसे कि आप भी कुछ बताएं, मैंने कहा कि हम लोग पिछड़ रहे हैं केवल डॉक्यूमेंटेशन। जी। मैं पूरे देश में मैं घूमा तो मैंने यही महसूस किया कि इतना छोटा सा काम करेंगे ना तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन इतना बड़ा कर लेंगे कि आपको लगेगा अरे बाप, ये आदमी इतना बड़ा काम किया है। और हम लोग पहाड़ भी उठा लें तो कोई बात नहीं। मैंने इस चीज़ को गहरे महसूस किया पूरे देश को देखने के क्रम में। हमारे जो भी मित्र थे वो छोटा भी काम करे, अरे स्टूडेंट लाइफ का ये काम है, आज वो बड़ा हो गया, उसका स्टूडेंट लाइफ का भी काम दिख रहा। तो मैंने अभी भी मैं अभी EZCC और NZCC में भी हूँ, तो मैंने अभी भी वहाँ कहा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। चूँकि हमने जो काम किया वो रहेगा नहीं रहेगा, किताबें तो रहेंगी बिल्कुल। और किताब इतनी अच्छी चीज़ है कि आप अगर बिजली चली गई तो आप दीपक जला के भी पढ़ सकते हैं, कैंडल जला के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है, ऑफ हो गया, आप वहाँ फेल्योर हो गए। मेरे पास कुछ नहीं है, मान लीजिए मेरा इंटरव्यू है और मेरे मोबाइल में सारा कुछ है, मेरा जो भी इतिहास है या जो भी कहें, और संजोग से बैटरी ख़त्म हो गई, अब हम वहाँ क्या दिखाएंगे? वहाँ हम सीधे में औंधे मुँह लौट आएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत मस्ट है किसी भी चीज़ के लिए। आप भले छोटा सा काम करें, उसको बढ़िया से डॉक्यूमेंटेशन करें। हम लोग बहुत अच्छा मिठाई बनाते हैं लेकिन अच्छी प्लेट में नहीं परोसते हैं जो बाहर वाले कर रहे हैं। ये वही स्थिति है, इसको मैंने गहरा महसूस किया। मैं जब बिहार से बाहर जाना शुरू किया तो लोगों ने कहा, चूँकि हम तो जाते थे तो पेंटिंग का फोटोग्राफ्स लेके चले गए और लोग कहते थे कि यार क्या लेके आ गए हो, कौन देखेगा इसको बैठ के। तो कभी कभी लगता था कि ये हमको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बहुत गिल्टी भी फील होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब चूँकि एक स्ट्रेचर कहिए, जो भी कहिए, आप उस जगह पहुंच जाते हैं तो आप ऐसा महसूस भी नहीं करते जो शुरुआती दौर में। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है मैम। कहीं भी आप जाएं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जहाँ तक बेगूसराय की बात आ गई है, तो आप भी बेगूसराय से हैं, तो मैं ये आपकी राय जानना चाहूँगी कि बेगूसराय के कलाकारों को आप किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? देखिए, बेगूसराय के जो भी कलाकार हैं, मतलब मैं कहूँगा कि समय उनके साथ नहीं है और वो अपने को उस स्थिति में लाना भी नहीं चाहते, अब जो भी परिस्थिति उनके साथ हो। चूँकि कई एक बार मैंने ऐसा महसूस किया है, जैसे राज्य पुरस्कार और फिर
राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी या जो भी, नाटक के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है, बहुत, मतलब पूरे बिहार में मैं मानता हूँ नाटक के लिए इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है पूरे बिहार में। मतलब नाटक की आत्मा बेगूसराय में बसती है। अन्य विधाओं की भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों यहाँ उलझ जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। छोटा सा शहर है हमारा, इतना सांस्कृतिक शहर है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत, मैं खुद इस शहर से हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन दुख इस बात का भी होता है कि जो जगह उनको मिलनी चाहिए उसके लिए वो भी प्रयासरत नहीं रहे। तो जब आप अपने लिए खुद प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि तैरना आप ही को है। कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से सर बेगूसराय में आर्ट गैलरी और ऑडिटोरियम की बनाने की स्वीकृति मिली है, तो इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो बिहार सरकार को बधाई देता हूँ कि जो ये योजना बनी बेसिकली कमिश्नरी के लिए बनी थी जी, सारे कमिश्नरी में, और उसके लिए हम लोगों का पहल था, पूरा प्रयास था। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने बिहार सरकार को एक 18 सूत्री मांग दी है। जैसे शिक्षा पदाधिकारी हैं ज़िले में, उसी तरह मेरी एक और योजना है, और अभी उस पर काम, कल ही बात हो रही थी प्रमोद जी से, आदरणीय जो मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे, पर सारे ज़िले में एक कला अधिकारी होगा जिसका ये काम होगा कि सभी विधा के कलाकारों को, और उसी के लिए ये ऑडिटोरियम बनाया जा रहा। बहुत अच्छी बात है, मैं पूरे बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसमें 2 क्राइटेरिया तोड़ा, एक कमिश्नरी का क्राइटेरिया तोड़ा और डिस्ट्रिक्ट में आ गए। चूँकि ये अगर बनना था तो ये तो मुंगेर बनना था या भागलपुर बनना था। तो और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल जो कलाकार हैं, ये उनके सदप्रयास से हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। तो मेरा इसमें एक ही कहना है कि बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बने, जो सरकार की योजना है, लेकिन उसको ठेकेदार की योजना ना बनाई जाए। सर, और अंत में मैं अब चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और वैसे छात्र जो चित्रकला में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताएं, उनके बारे में कुछ कहें। आप किसी भी विधा में हो, अनंत संभावनाएं हैं अभी के युग में। मैं जिस समय था उस समय लगता था कि आर्ट कॉलेज से निकलूँगा तो पेंटिंग करूँगा, अगर नहीं बिका तो क्या होगा। मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे याद है शुरुआती दौर में हमारे 18 आर्टिकल फाड़ के फेंक दिए गए थे। मैंने अखबारों में लिखा तो सबसे ज़्यादा पैसा मैंने लिया अखबारों से, सबसे ज़्यादा पैसा। पहले मैं पैसा की बात करता था, चूँकि मैं इतना स्ट्रगल कर चुका था तो मुझे लगता था कि पहले पैसा दिख जाए, मैं उसके हिसाब से लिख दूँगा। पेंटिंग में भी वही बात हुई कि अच्छा किसी ने कहा तो सबसे पहले उसका घर देखते थे कि भैया कितना बढ़िया घर है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहा होगा। उसके बाद पूछते थे कि कितना, तो मैं ये सोचता था कि भाई अब इतना बोल दिया जाए, ठीक है। तो अब भी अपार संभावना है, पूरी दुनिया खुली हुई है। आप फैशन डिज़ाइन में जाएं, आप अगर आपको बटन ही करना है, बटन ही बनाना है, तो उसमें आप इतने हजारों तरह के बटन बना सकते हैं। तो आपकी सोच की उपज है ये सब चीज़, खुला आसमान है। मतलब मैं तो कहता हूँ कैरियर की अपार संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगन अगर आप में है तो सब कुछ सही है। तो अभी जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसमें हर एक आदमी को कुछ कलात्मक चाहिए। जहाँ रह रहा हो वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए, जिस चेयर पे बैठा हुआ हो वो खूबसूरत होना चाहिए। मतलब आप सोच लें कि अगर चेयर की ही बात करें तो ये भी तो किसी आर्टिस्ट के दिमाग होगी। बिल्कुल। तो हजारों तरह से एक चेयर बन सकते हैं। अब सबको तो सब पसंद नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके पॉकेट के हिसाब से चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख के करते हैं। तो डिज़ाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है और क्रिएटिविटी अपार संभावना है। मैंने भी कुछ चेयर का डिज़ाइन किया, हम अपनी बात बताएं। मैंने कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम किया। तो क्रिएटिविटी अगर आप में है तो आप ये सब कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करें। और अच्छे गुरु का आपको साथ मिले,
अच्छे गुरु का मीन्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गुरु मीन्स जो आपके आसपास अच्छे लोग हों, सारे गुरु हैं आपके। आप एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हैं। सीखने का प्रयास ये अनवरत चलता रहे आपका, और कुछ देने का प्रयास, चूँकि अगर आप सीखते हैं तो कुछ आप करेंगे भी। तो ये भी जिजीविषा होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं होते। आप समाज के अंग हैं और समाज में ही आपको रहना है। अब कलाकार ये सोचते हैं कि हम तो भैया पेंटिंग करते हैं, हमको समाज से क्या मतलब। तो भैया बेचोगे कहाँ? केवल कर लेने से थोड़ी ही होगा जी। अकेले मोर कहाँ नाचेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता भी होनी चाहिए। समाज में आपको कुछ करना है, समाज में आपको देना है, लेना भी समाज से, सीखना भी समाज से। तो हम लोग जिस समाज में हैं उसमें किसी भी विधा के लिए अपार संभावना है, बशर्ते आप खुल के जिएं, खुल के काम करें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे, कोई ना कोई परख वाला मिलेगा ही, जो आपको फिर लेके आगे बढ़ेगा और आप भी उसको लेके बढ़ेंगे। लाइफ यही है, लाइफ सर्किल भी यही है, और हम लोग इसी तरह से जीते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने ज़िले को भी समृद्ध करना चाहता हूँ, यहाँ के कलाकारों को भी, और हमसे जो भी होगा। सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, मैं जहाँ हूँ मैं प्रयास करूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग भी हमसे जुड़ें। मैं उनके लिए जो बेहतर होगा मैं करूँगा, खास करके कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपके चैनल को भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।